डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सूक्ष्म बीजाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि पिछले वीडियो में हमने पुष्प की संरचना तथा पुमंग एंड्रोसियम की संरचना के बारे में चर्चा किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक, जो जीव विज्ञान के सेकंड लेसन के पुष्पी पौधों में जनन का ही ये वीडियो दूसरा पार्ट है। माइक्रोस्पोरेंजियम एक बेलनाकार संरचना होती है जो प्रत्येक एंथर के दोनों सिरों पर या दोनों सतहों पर लगी होती है। अनुप्रस्थ काट में माइक्रोस्पोरेंजियम वृत्ताकार प्रतीत होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। देखते हैं एंथर का ये बेलनाकार संरचना। आपने पढ़ा कि एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम में एक बेलनाकार संरचना होती है जो प्रत्येक एंथर के दोनों सतहों पर लगी होती है। तो यह माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वह एंथर के दोनों सतहों पर लगी हुई होती है। जैसा कि आप देख रही है, लगभग बेलनाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस संरचना के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है परागधानी भित्ति मतलब माइक्रोस्पोरेंजियल वाल, और दूसरा बीजाणु जनन कोशिकाएं अर्थात माइक्रोजिनस सेल्स। जो क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे इसको, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। तो पहली हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, परागधानी भित्ति। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक के कारण बीच में सेकंड वाला लिखना पड़ा। परागधानी भित्ति के बारे में क्या है, यह अधस्तरी हाइपोडर्मल वाल होती है। इसमें कुल 4 परतें होती हैं। अधस्तरी हाइपोडर्मल वाल होती मतलब ये ऊपर से नीचे तक एक प्रकार की वाल होती है जो 4 लेयर में या 4 परतों में बटी होती है। तो देखेंगे इसको। सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस, उसके निचली परत को एंडोडर्मिस तथा उससे भी नीचे या बीच वाली लेयर को मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के जस्ट नीचे ये एक फाइब्रस लेयर पाई जाती है जिसको टैपिटम बोलते हैं, और टैपिटम के बाद सबसे लास्ट में माइक्रोस्पोर मदर सेल उपस्थित होती है। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, यह माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहरी या बाह्य त्वचा है, बाहर की त्वचा है। यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। यह माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करता है। इसका काम क्या होता है? यह लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? एपिडर्मिस। एंडोथीसियम, यह अंतस्थीसियम या इसको हिंदी में अंतस्थीसियम कहते हैं। यह एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। यह प्रायः एक स्तरीय होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंडोथीसियम, एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम आपको दिखाई दे रहा है। इसका काम क्या होता है? यह आंतरिक भित्ति पर या इसकी आंतरिक वाल पर, भित्ति पर सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं जो एंडोथीसियम की सेल को आर्द्रताग्राही बनाए रखती हैं, या एंडोथीसियम सेल्स जो होती हैं ये आर्द्रताग्राही होती है, अर्थात इसमें नमी पाई जाती है, ये नमी युक्त होते हैं जो पराग कोश के स्फुटन में मदद करते हैं, अर्थात यह पराग कोश के स्फुटन के समय हेल्पफुल होते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम के बाद आती है मिडिल लेयर या मध्य स्तर। यह मध्य स्तर यह
इंडोथीसियम की ठीक नीचे उपस्थित होती है। यह एक पतली सी परत होती है। यह 1 से 3 परतों की कोशिकाओं की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है यह नष्ट होकर के बीजाणु जनन कोशिकाओं को या बीजाणु जनन ऊतकों को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। इसके बाद आता है टैपिटम। टैपिटम जो है यह स्पोरोजिनस सेल का या माइक्रोस्पोरेंजियम सूक्ष्म बीजाणु की सबसे महत्वपूर्ण भित्ति है या लेयर कह सकते हैं आप इसको। टैपिटम इसका यह है जो है परागधानी की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी लंबी बहुकेंद्रीय एवं अंतःसूत्री विभाजन द्वारा अर्थात इंडोमाइटोसिस द्वारा विभाजित होकर के या द्विगुणित होकर के या बहुगुणित होकर के विभाजित करके 2 तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसमें एक है अमीबॉयड और सेक्रेटरी। अमीबॉयड का मतलब होता है अमीबाब। अमीबाब मतलब अमीबा से संबंधित, जिस प्रकार से अमीबा की कोशिका की कोई संरचना निश्चित नहीं होती है, अमीबा की तरह चलकर इस स्पोर मदर सेल को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरी है सेक्रेटरी सेल अर्थात या इसको ग्लैंडुलर सेल भी कहते हैं। स्रावी ग्रंथि होती है, स्रावी या ग्रंथिल प्रकार की कोशिका होती है यह। तो यह जो है इसमें टैपिटम की सेल पोषण को स्रावित करके स्पोर मदर सेल तक पहुंचाती है। मतलब अमीबार्ड सेल जो होती है वो खुद चल करके जाती है, न्यूट्रिशन की तरह से एक प्रकार के पोषण के रूप में खुद चल करके जाती है। लेकिन ये जो स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं यह न्यूट्रिशन को ला करके स्पोर तक पहुंचाती हैं। अब देखते हैं कोशिकाओं के कार्य, टैपिटम के कार्य। टैपिटम का क्या कार्य होता है? तो टैपिटम का मुख्य कार्य है ये बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। टैपिटम का क्या कार्य होता है? ये बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरेंजियल सेल को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम को कैलस के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलस एंजाइम प्रदान करते हैं। टैपिटम जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम को कैलस के बंधन से अर्थात उनमें जो स्फुटन के लिए जो बाउंडेशन होता है, जो बंधन होता है, जो क्या कहते हैं एपिडर्मिस और कैलस के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इसके लिए ये एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। एंजाइम सीक्रेट करके इसको क्या करते हैं? बंधन से प्रदान करते हैं, मुक्त करने के लिए एंजाइम प्रदान करते हैं। ये हार्मोन का भी स्रावण करते हैं, जैसे IAA इंडोल एस्टिक एसिड। मतलब टैपिटम जो होती है ये एक ऑक्जिन नामक हार्मोन जो प्लांट हार्मोन होता है, इंडोल एस्टिक एसिड और या आप कह सकते हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये ऑक्जिन होता है जो प्लांट हार्मोन होता है, इसका भी स्रावण ये करते हैं। टैपिटम सेल से या टैपिटम की कोशिकाओं से यूबिस्ट ग्रेन्यूल्स का स्राव होता है जो स्पोरुलिन होती है। यह इसका काम क्या होता है? यह परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण करते हैं, अर्थात यह परागकणों की एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। यूबिस्ट ग्रेन्यूल इसका स्रावण भी टैपिटम से ही होता है। ये एंथर में पॉलन किट आवरण का निर्माण करते हैं। पॉलन किट आवरण का निर्माण करते हैं। परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनन कोशिकाएं कहते हैं। अर्थात एंथर में वाल के द्वारा जो परिबद्ध कोशिकाएं होती हैं, जो उससे संलग्न कोशिकाएं होती हैं, उनके समूह को बीजाणुजनन स्पोरोजिनस कोशिकाएं या स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। ये कोशिकाएं बाद में विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाती हैं।
यही कोशिकाएं बाद में डिवाइड होकर के 4 लघु बीजाणु बनाती हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। या लघु बीजाणु जनन की परिभाषा दूसरी अलग से देखते हैं। इसमें परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित पराग मातृ कोशिकाएं अर्थात पॉलन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एस्क्लेपिडियेसी कुल के पादपों में परागकण मिलकर परागपिंड का निर्माण करते हैं। यह फैमिली है एस्क्लेपिडियेसी। इसमें पादपों के परागकण आपस में मिलकर के परागपिंड का निर्माण करते हैं। जैसे आक का वृक्ष, आक के पौधे में परागपिंड का निर्माण होता है। मदार के पौधे में भी परागपिंड का निर्माण होता है। जबकि ड्रोसेरा संलग्न होकर संयुक्त परागकण कंपाउंड पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ड्रोसेरा नामक जो पौधा होता है इसमें परागकण संलग्न होकर के आपस में संयुक्त होकर के कंपाउंड पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। सामान्यतः लघु बीजाणु जनन के बाद बनने वाले चारों लघु बीजाणु प्रारंभ में कैलस नामक परत के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। आमतौर पर जो लघु बीजाणु धानी होती हैं उनमें जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं वे कैलस नामक परत के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन टाइपिटम से स्रावित कैलस एंजाइम के द्वारा कैलस परत का अपघटन हो जाता है। टाइपिटम अभी आपने देखा कैलस को बाउंड मुक्त करने वाला एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसके कारण वो उससे मुक्त होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैलस टाइपिटम द्वारा कैलस एंजाइम के द्वारा कैलस परत का अपघटन हो जाता है, जिससे चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस मतलब मदार और आर्किड। प्रप्रसु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके विषय में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। परागधानी के विकास के समय तरुण परागकोश के चारों कोनों के बाह्य स्तर के नीचे, बाह्य स्तर मतलब एपिडर्मिस के नीचे कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाओं की पंक्ति होती हैं जो अपने आकार में बड़े होकर के स्पष्ट एवं बड़े केंद्रक में गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। मतलब उनकी आकृति अलग तरह से दिखाई देने लगती है, जो इन्हीं कोशिकाओं को प्रसूसु कोशिकाएं कहते हैं।
डेवलपिंग ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में विभाजन कैसे होता है, इस छोटे से चित्र के सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रोस्पोर सेल दो तरीके से विभाजित होती है, एक है सक्सेसिव टाइप डिवीजन और दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप डिवीजन। सक्सेसिव का मतलब होता है ऐसा विभाजन या ऐसा डिवीजन जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्टिव परफॉर्म मतलब चाहे माइटोसिस द्वारा या मियोसिस द्वारा विभाजित होती है, डिवाइड होती है। लेकिन साइमल्टेनियस में वह स्वतः विभाजन होता है, उसमें न माइटोसिस होता है न मियोसिस होता है, वो द्विगुणन या बहुगुणन या फिर मुकुलन इत्यादि द्वारा इसमें होता है। तो इस प्रकार से बनी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो सक्सेसिव डिवीजन द्वारा बनेगी वह होगी आपकी आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल का मतलब हो गया कि इसमें जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी सभी कैसी होंगी, देखने में एक तरीके से समान होंगी। और जो साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन होता है इसमें जो कोशिकाएं बनेंगी वो होंगी टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकी। ये आप चतुष्फलकी इसको इसलिए कहा जा रहा है कि आपको सामने से तीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इस तरीके से आपको तीन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सेल इसके पीछे है। अगर आप इसको पीछे इसके चित्र के पीछे दिखाई देगी जो यहाँ से आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। प्रायः सूक्ष्म बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये बीजाणु पृथक पृथक हो करके परागधानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। इनमें जो है जो आमतौर पे जो बीजाणु होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रा जो होते हैं वो अलग अलग होकर के परागधानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में जैसे टाइफा में चारों सूक्ष्म बीजाणु एक साथ जुड़े होते हैं, जिस कारण इन्हें संयुक्त परागकण या कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहा जाता है। और कुछ पौधों में ये सूक्ष्म बीजाणु आपस में मिलकर एक विशेष अलग प्रकार की संरचना बना लेते हैं जिसको परागपिंड कहते हैं या पॉलिनियम कहते हैं। परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना पॉलिनियम जैसी संरचना या पॉलिनियम की संरचना मदार मतलब कैलोट्रोपिस और आर्किड में आपको देखने को मिलती है, आर्किड और मदार में। और जबकि कंपाउंड पॉलन ग्रेन टाइप संरचना किस में मिलेगी आपको, टाइफा में। मदार में कैलोट्रोपिस के परागपिंड की संरचना हम देखते हैं। इस संरचना में क्या है आप खुद देख सकते हैं इसको। कार्पस्कुलम जिससे इसका कॉडिकिल लगा हुआ है, और सबसे नीचे जो झब्बे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको पॉलिनियम कहा जाता है। यह सभी परागपिंड आपस में जुड़ करके या सभी परागकण आपस में मिल करके इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, इसको पॉलिनियम कहा जाता है। इसलिए इसका ये स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपके दूसरे लेसन का दूसरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है।